ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 39 संयुक्त परिवार प्रणाली एक श्रेयस्कर परंपरा। कुछ दिन पहले अनुभव विहीनता के जोश और आवेश में यह प्रतिपादन शुरू किया गया था कि संयुक्त परिवार प्रणाली को तोड़ा जाए और उसके स्थान पर पति पत्नी मात्र के छोटे परिवार बसाए जाएं। जब तक बच्चे समर्थ न हो तब तक माँ बाप उनका संरक्षण करें और जैसे ही वे विवाह और आजीविका की दृष्टि से समर्थ हो जाएं, वैसे ही उन्हें अलग परिवार बसाने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए। पाश्चात्य देशों में यह प्रयोग पिछले दिनों बड़े उत्साह के साथ हुआ है। यूरोप, अमेरिका में अब संयुक्त कुटुंब प्रथा जहां तहां ही दिखती है। अधिकांश व्यक्ति अपना छोटा परिवार ही बसाते हैं। अपने देश में भी उसका अनुकरण सुशिक्षित वर्ग में धीरे धीरे जोर पकड़ता जाता है। ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां और नई रोशनी के लड़के सम्मिलित रहना नापसंद करते हैं। वे घर वालों से अलग घर बसाने की चेष्टा करते हैं ताकि सम्मिलित कुटुंब के बोझ, उत्तरदायित्व और नियंत्रण से छुट्टी पाकर उन्हें अधिक सुविधा से दिन काटने का अवसर मिल जाए। इस बढ़ती हुई अलगाव की प्रवृत्ति के बारे में हमें कई पहलुओं से उसके गुण दोषों पर विचार करना होगा। प्रथम, पाश्चात्य देश जहां से यह प्रवृत्ति आरंभ हुई, उनके सामने प्रस्तुत हुए प्रतिफलों को देखना पड़ेगा। आरंभ में पति पत्नी को अधिक खर्च करने और कम काम करने की सुविधा मिल जाती है और नए लड़के इसमें अपना लाभ देखकर प्रसन्न होते हैं, पर कुछ ही दिनों में अपनी भूल प्रतीत होने लगती है। पत्नी गर्भवती होती है, शरीर में कितने तरह के विकार उठ खड़े होते हैं, काम कम और आराम अधिक करने की इच्छा होती है। उस समय किसी सहायक की जरूरत पड़ती है, पर एकाकी गृहस्थ में तो सब कुछ स्वयं को करना पड़ेगा। प्रसव काल में कष्ट बहुत होता है। उस समय भी गहरी सहानुभूति वाला कुटुंबी आवश्यक लगता है। प्रसूति काल में लंघन के रोगी की तरह चारपाई पकड़ लेनी पड़ती है और हर घड़ी उसकी निगरानी, सफाई, सेवा की जरूरत पड़ती है। अस्वस्थ होने पर वह रोता चिल्लाता बहुत है। कई बार तो नींद हराम कर देता है। उसे संभालते हुए घर के दूसरे भोजन बनाने आदि का काम जो समय पर पूरा होना चाहते हैं, मुश्किल पड़ते हैं। बच्चे बढ़ते जाते, समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। संयुक्त कुटुंब में यह सब पता भी नहीं चलता। कोई कुछ कर जाता है,
कोई कुछ संभाल जाता है, अकेली बेचारी स्त्री क्या क्या करें। पति अपने ही गोरख धंधे में लगे रहते हैं, सहायता करना तो दूर, अपनी ही फरमाइशें पूरी न होने और गृह व्यवस्था में कमी आने से उल्टे जल्लाए रहने लगते हैं। उस समय नववधू को समझ आती है कि सुविधा की दृष्टि से संयुक्त परिवार प्रथा ही अच्छी थी। हारी, बीमारी, असमर्थता, दुर्घटना, लड़ाई झगड़ा आदि अवसरों पर संयुक्त कुटुंब का लाभ प्रतीत होता है। जब एक की विपत्ति में दूसरे सब उठ खड़े होते हैं और अपने अपने ढंग से सहायता करके बोझ हल्का करते हैं। विवाह शादियों में एक बारगी बहुत खर्च करना पड़ता है। एक व्यक्ति के लिए उतनी बचत कठिन पड़ती है, पर कुटुंब की मिलीजुली पूंजी और आर्थिक स्थिति में वह पहिया भी लुढ़कता रहता है और खर्चीली शादियां भी उसी ढर्रे में होती चली जाती हैं। विधवा को आर्थिक संकट और विधुरों को गृह व्यवस्था की कठिनाई नहीं पड़ती। वे भी उसी खांचे में समा जाते हैं और निर्वाह क्रम किसी प्रकार चलता ही रहता है। परित्यक्ताएं और पति विमुक्त महिलाएं अपने बच्चों समेत मैके चली जाती हैं और परिवार का भी गुजारा उसी श्रृंखला में बंद कर होने लगता है। ऐसी महिलाएं एकाकी अपना भार स्वयं नहीं उठा पाती और यदि एकाकी भाई हैं तो इतना बोझ उठाना उसके लिए भी कठिन पड़ता है। संयुक्त परिवार प्रणाली ही है जिसमें अयोग्य, असमर्थ, पागल, दुर्गुणी भी खप जाते हैं। एकाकी होते तो उन्हें भीख मिलना, जीवित रहना भी कठिन पड़ता। संयुक्त परिवार प्रथा में सब सदस्यों का उपार्जन एक जगह इकट्ठा होता है और उस सम्मिलित पूंजी में बड़े व्यवसाय आसानी से आरंभ हो जाते हैं। नौकर महंगे पड़ते हैं, ईमानदार भी नहीं होते, दिन रात जुटे भी नहीं रहते, अधिक लाभ में उनकी दिलचस्पी भी नहीं होती। इसलिए नौकरों की अपेक्षा घर के आदमी सदा अधिक लाभदायक सिद्ध होते हैं। घर की पूंजी और घर का श्रम जुट जाए तो किसी भी व्यवसाय में लाभ होगा। किसान के लिए तो यह जीवन मरण का प्रश्न है। उसके पास घर, खेत और पशुओं के इतने अधिक काम रहते हैं कि उनमें छोटे बच्चे और बूढ़े असमर्थ भी बहुत सहायता कर सकते हैं। सबके मिले हुए श्रम से ही कृषि और पशुपालन लाभदायक रहता है, अन्यथा नौकर रखकर मामूली किसान रोटी भी नहीं पा सकता। वृद्धावस्था का जीवन शान और शांति से संयुक्त कुटुंब में ही संभव है। जरा जीर्ण शरीर जब अपना बोझ आप नहीं ढो पाता और रुग्णता साथी बन जाती हैं, तब कुटुंबियों की सेवा सहायता अपेक्षित रहती है। अपनी निज की कमाई या बचत न होने पर आवश्यक खर्च भी बेटे पोते ही उठाते हैं।
भारी बीमारी में उन्हीं की सहायता मिलती है। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से दुर्बल बने व्यक्ति की आमतौर से उपेक्षा ही होती है, पर संयुक्त परिवार में मान इज्जत ज्यों की त्यों बनी रहती है, वरन और अधिक बढ़ जाती है। बिना पूछे कोई काम नहीं होता। इससे वृद्ध का गर्व, गौरव एवं सम्मान भी अक्षुण्ण बना रहता है। अपने गरीब और कृषि प्रधान देश के लिए संयुक्त परिवार प्रणाली एक वरदान है। उसके अनेक लाभ हैं। आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास की दृष्टि से भी उसका महत्व है। पिता माता की सेवा, भाई बहनों की सहायता, कुटुंबियों की समस्याएं अपनी समझने और उन्हें सुलझाने में संलग्न रहकर व्यक्ति अपनी स्वार्थपरता को घटाता और उदारता को बढ़ाता ही है। जिसकी ममता का दायरा जितना बड़ा है, उसे उतना ही श्रेष्ठ कहा जाएगा। स्वार्थ को शरीर से बढ़ाकर कुटुंबियों तक विस्तृत करना वसुधैव कुटुंबकम की महानता अपनाने का एक प्रारंभिक ही सही पर महत्वपूर्ण कदम है। अपनी देह और बीबी तक की बात सोचने वाला कृपण ही कहा जाएगा और उसे चढ़ती उम्र में कुछ सुविधाएं पा लेने के अतिरिक्त शेष जीवन में इस संकीर्णता का दंड ही भोगना पड़ेगा। आज संयुक्त कुटुंब इसलिए अनुपयोगी और मनोमालिन्य के केंद्र बनते और बिखरते चले जाते हैं कि उनमें कर्तव्यों और अधिकारों का विभाजन ठीक तरह नहीं हो पाता। कुछ लोग बड़प्पन के नाम पर मौज करते हैं, कुछ को छोटे पद के कारण कोल्हू के बेल की तरह पीसना पड़ता है। जिनके हाथ में पूंजी या सत्ता है, वे मनमाना उपयोग करते हैं और शेष को जरा जरा सी बात के लिए मुख ताकना और विवश रहना पड़ता है। परस्पर सौजन्य, शिष्टाचार, स्नेह, सद्भाव, सम्मान और सहयोग की भावनाएं कम पड़ने पर भी असंतोष, रोष और मनोमालिन्य रहने लगता है। इन कारणों को दूर करने के लिए परिवार के हर सदस्य का प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। एक आचार संहिता रहनी चाहिए, जिसके आधार पर हर छोटे बड़े को अपने कर्तव्यों का पूरा ध्यान हो और हर कोई अधिकार पाने की उपेक्षा करके कर्तव्य पालन के लिए अधिक तत्परता पूर्वक संलग्न रहें। परिवार को एक सहकारी समिति मानकर इस प्रकार गठित किया जाना चाहिए कि हर किसी को अपना कर्तव्य पालन करने के लिए स्वेच्छा पूर्वक विवश होना पड़े। एक दूसरे के लिए असीम प्यार रखें और अपनी अपेक्षा अन्यों की सुविधा को प्राथमिकता देते रहें। आवेश और कटुता की, दुर्भाव और तिरस्कार की, आलस्य और अकर्मण्यता की, अहंकार और दबाव की क्षुद्रताएं यदि निरस्त की जा सकें तो बिखरते परिवारों को पुनः संयुक्त रहने के लिए सहमत किया जा सकता है। सुव्यवस्थित
आचार संहिता पर निर्धारित हमारी संयुक्त परिवार प्रणाली अपने देश के लिए तो उपयोगी सिद्ध होगी ही, साथ ही समस्त संसार को इस परंपरा को अपनाने के लिए आकर्षित करेगी। प्रश्न 1. संयुक्त परिवार प्रणाली समाप्त क्यों होती जा रही है? 2. संयुक्त परिवार प्रणाली की उपादेयता पर प्रकाश डालें। 3. संयुक्त परिवार प्रणाली सहकारी व्यवस्था है, सिद्ध कीजिए। 4. कृषि, पशुपालन एवं उद्योग धंधों में संयुक्त परिवार को अधिक लाभ क्यों होता है? 5. वृद्ध का मान सम्मान और गौरव संयुक्त परिवार में सुरक्षित हैं, प्रमाणित कीजिए। 6. वसुधैव कुटुंबकम से क्या समझते हो? 7. संयुक्त कुटुंब के कतिपय दोष बताएं। 8. संयुक्त परिवार की आचार संहिता का आधार क्या हो? 9. संयुक्त परिवार की परंपरा को कैसे जीवित रखा जाए? पार्ट 39 समाप्त।